नमस्कार, प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण। डालते हुए तक के मुख्य हेडलाइंस पर। आरसीपी सिंह ने 9 सालों में 40 बीघा जमीन खरीदी। जदयू ने आरसीपी सिंह को भेजा नोटिस, लगाया गंभीर आरोप। आरसीपी सिंह पर लगे आरोपों पर कांग्रेस से लेकर के आरजेडी नेता तक जदयू को घेरे में लेने लगे। सोन नदी में अवैध बालू की ढुलाई कर रहे नाव में ब्लास्ट, 4 मजदूर की हुई मौत। और राजधानी के घरों से निकलने वाला कचरा का नहीं हो रहा प्रोसेसिंग। बैरिया में हर दिन कचरे का पहाड़ ऊंचा हो रहा है। अब खबरें विस्तार से। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह की उनकी पार्टी ने गंभीर आरोप लगाते हुए नोटिस भेजा है। आरसीपी सिंह पर आरोप लगा है कि जदयू में रहते उन्होंने अकूत संपत्ति बनाई। जदयू ने आरसीपी सिंह को इस मामले में नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के द्वारा भेजे गए पत्र से नोटिस में पूछा गया कि नालंदा जिले के 2 साथियों का साक्ष्य के साथ परिवाद प्राप्त हुआ है, जिसमें यह उल्लेख है कि अब तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार आपके एवं आपके परिवार के नाम से साल 2013 से 2022 तक अकूत अचल संपत्ति निबंधित की गई है। चिट्ठी में लिखा गया है कि कई प्रकार की अनियमितता दृष्टिगोचर होती है। जदयू ने आरसीपी सिंह से पूछा है कि आप इस बात से अवगत है कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस पर काम करते हैं और इतने लंबे सार्वजनिक जीवन के बावजूद नेता पर कभी कोई दाग नहीं लगा है, ना ही उन्होंने कोई संपत्ति बनाई है। इसलिए निर्देशानुसार पार्टी आपसे अपेक्षा करती है कि परिवाद के बिंदुओं पर बिंदुवार अपनी राय से पार्टी को तत्काल अवगत कराएं। तो सर, आपका गांव और नीतीश कुमार का गांव एक ही जिले में है, तो क्या नीतीश जी के आप जनाधार को? देखिए, हमारा गांव जहाँ है मैं वहीं पैदा लिया हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का वो गांव है, लेकिन वो पैदा लिए हैं बख्तियारपुर के, इसलिए हमारे उनमें फर्क है। मतलब अधिकार आपका ज्यादा है? अधिकार की बात नहीं है जी। मैंने कहा ना कि मेरा तो घर ही है, मैंने पैदा लिया, ये मैं बता रहा हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी का पैतृक गाँव है कल्याण, लेकिन उनका पैदा हुए हैं बख्तियारपुर में। सर, मीडिया में ऐसी भी बातें आ रही है कि आरसीपी जी को हाशिए पे रखा जा रहा है या उन पे कोई एक्शन लिया जाएगा। तो मैं जी क्या हाशिए पर? पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की मुसीबत एक बार फिर से बढ़ गई है। इस बार किसी और ने नहीं बल्कि जदयू ने ही उनकी परेशानी बढ़ा दी है। पार्टी ने आरसीपी सिंह पर अकूत संपत्ति बनाने का आरोप लगाते हुए उन्हें शोकॉज नोटिस भेजा है, जिसे लेकर अब अलग अलग राजनीतिक पार्टियां उनकी प्रतिक्रिया देने लगे हैं। कांग्रेस से लेकर के आरजेडी नेता तक जदयू को घेरे में लेने लगे। भारत सरकार के पूर्व इस्पात मंत्री, जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व सांसद आरसीपी सिन्हा जी के कारनामे खुल करके सामने आए। हिंदी अखबार के आज सुर्खियां उनके नाम रही। पत्नी पुत्री स्वयं कई प्लॉटें अस्थामा इस्लामपुर के इलाका में, नालंदा के इलाका में खुल करके आई है और किस तरह से गिफ्ट लिया गया है और किस तरह से फिर लिखाया गया और किस तरह से बेचा गया है, उसकी पूरी कहानी भी उसमें दर्ज है। आरसीपी सिन्हा जी के संदर्भ में बिहार के वासियों को भले ही लग रहा होगा, लेकिन राजद इस बात को लगातार कहता रहा कि अपने रसूख का इस्तेमाल करके आरसीपी सिन्हा बिहार में टैक्सों की राही दोनों हाथ से कर रहे हैं। और इनके इर्द गिर्द रहने वाले 2-4 लोग, जो लोग इनको सहयोग कर रहे थे, 1-2 तो नालंदा से ही वास्ता रखते हैं, उन तक भी अगर जांच की लपटे जाएगी तो और चीजें खुल करके सामने आएगी। अभी तो सिर्फ नालंदा की प्लॉट की बात हो रही है। पटना से संपत चक्का इलाका, न जाने कहां कहां और इलाका है जिन इलाकों में उन्होंने लिया है जमीनें, नालंदा कॉलोनी की तरफ लिया है। हमें तो कहां पता, जानकारी सब खुल करके आएगी जब जांच की पूरी सामने आएगी खुल करके दस्तावेज। तो प्रथम में जो आया है निश्चित तौर पर चौंकाने वाला है। आदरणीय आरसीपी सिंह जी पर जो आरोप लगे हैं ये जांच का विषय है और उनका जवाब का भी इंतजार करना चाहिए। और ये जनता दल यूनाइटेड का अंदर का मामला है, ये उनके दल के बड़े नेता और उनके अंदर का ये विषय है, उस पर हम लोग को बोलना उचित नहीं है। लेकिन आरोप लगाना और आरोप जिस पर लगा है उसका जवाब सुनना ये भी जरूरी है। और उसके बाद जिस दल के ये विषय है, उस दल का ये मामला है, उस दल के अध्यक्ष का, उस दल के सर्वोपरि नेता का बात को सुनना चाहिए और उनका निर्णय ही सर्वोपरि है।
कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सीतनाथ तिवारी ने कहा है कि जदयू के किसी भी नेता के संपत्ति की जांच करा लीजिए। पिछले 15 से 16 सालों में सबने अकूत संपत्ति बनाई है। आरसीपी सिंह के संपत्ति का खुलासा तो हो गया, अब उनकी बेटी लिपि सिंह के संपत्ति की जांच की जाए। उन्होंने इतना तक कह दिया कि किसी में अगर हिम्मत है तो एक बार नीतीश कुमार के संपत्ति की जांच करा ले, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जदयू के किसी भी नेता की संपत्ति की जांच करवा लीजिए। पिछले 15-16 वर्षों में सबने अकूत संपत्ति इकट्ठा की और सबने भ्रष्टाचार के जरिए ही वो संपत्ति इकट्ठा की है। भाई, जदयू के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की तो पोल खुल गई कि किस तरह से अवैध कमाई आरसीपी सिंह ने की है। आरसीपी सिंह के साथ उनकी बेटी की भी संपत्ति की जांच करवाइए, और भी चीजें खुलेंगी। एक बार कोई हिम्मत करके जरा नीतीश जी की संपत्ति की भी जांच करवा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सब के सब भ्रष्ट हैं। बड़ी खबर पटना के मनेर से है, जहां रामपुर पतीला घाट के समीप नाव पर हुए सिलेंडर ब्लास्ट में खाना बना रहे 4 मजदूरों की झुलसकर मौत हो गई, जबकि इस घटना में दर्जन भर लोग घायल हो गए हैं। मृतक में रंजन पासवान, दशरथ पासवान, ओम प्रकाश राय जो नाव के मालिक है, के अलावा कन्हाई बिंद है, सभी की जलकर मौत हो गई। मृतक में रंजन पासवान, दशरथ पासवान, ओम प्रकाश राय हल्दी छपरा मनेर के रहने वाले हैं। मौत की सूचना के बाद स्थानीय मनेर थाने की पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और मामले की तफ्तीश कर रही। बताया जाता है कि अवैध बालू लेकर जा रहे नाव पर लगभग 20 मजदूर सवार थे, जिसमें 4 मजदूर झोपड़ी में खाना बना रहे थे। उसी दौरान गैस रिसाव हुआ और उसमें आग लग गई। सभी मजदूर सोन नदी से अवैध बालू लेकर सोनपुर के सारण की तरफ जा रहे थे, तभी यह ब्लास्ट हुआ। बिहार के वैशाली जिले के देसरी में 2 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि 2 लोगों की मौत शराब पीने से हुई है, जबकि इस संबंध में परिवार के लोग कुछ भी नहीं बता रहे हैं। मृतक में वैशाली जिले के देसरी थाना अंतर्गत मुराबतपुर गांव निवासी सुनील चौधरी एवं महुआ थाना क्षेत्र के भदवास गांव निवासी विकास चौधरी है। पटना के बैरिया में पिछले 13 सालों से 12 लाख मीट्रिक टन कचरा जमा है। इसका निपटारा मई महीने तक करना था, लेकिन अब तक नहीं हो सका। राजधानी के घरों से निकलने वाला कचरा का नहीं हो रहा प्रोसेसिंग। योजना तो कई बार बनी, लेकिन राशि के अभाव में सब अधूरा रह गया, जिससे बैरिया में हर दिन कचरे का पहाड़ ऊंचा होता जा रहा है। तो लगातार जो आपके घर से कचरा निकलते हैं, उसको देखकर आप यही अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे जो घर से कचरा निकला है वो पटना के दूर दराज कहीं और जाकर फेंका गया। पर आपको बता दें कि यह पटना का बैरिया का जगह है, जहां पे आपके घरों से कचरा निकाला जाता है और यहां पे लाकर गिराया जाता है। ये कचरा इतना ज़्यादा हो चुका है कि इस पर लगातार जेसीबी चलाया जा रहा है। और एक बड़ी बात कि लगातार जो बिहार सरकार है उसका कहना था कि हम कई इस कचरे का निष्पादन करेंगे, कई इस कचरे का उपयोग करेंगे, पर ये बैरिया में कचरा गिराया जा रहा है और ये अब धीरे धीरे कचरों का पहाड़ बनता दिख रहा है। आपको बता दें कि जो बस स्टैंड के ठीक बगल में कचरा गिराया जा रहा है, यहाँ पे ही लगातार जो नगर निगम की गाड़ी है वो लाकर कचरा गिरा रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि जो नगर निगम की गाड़ी है जो आपके घरों से गीला कचरा अलग, सूखा अलग उठाने की बात करती है, पर यहाँ पर लाकर सारा कचरा एक जगह गिरा देती है। प्लस न्यूज के लिए मैं प्रेमराज, पटना। खबर सासाराम से है, जहां आगामी 13 अगस्त को सिविल कोर्ट में लगने वाली लोक अदालत को लेकर के विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव छेदीराम ने पीएलबी के साथ बैठक किया। इस दौरान राष्ट्रीय लोक अदालत एवं हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर के भी चर्चा किया गया। विधिक सेवा प्राधिकार ने न्यायिक वॉलंटियर्स के साथ आयोजित इस बैठक में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने पर बल दिया है। साथ में मामलों के निपटारे के लिए लोगों को कैसे मोटिवेट किया जाए, इसकी भी जानकारी दी गई। वहीं रोहतास के चेनारी आलमपुर बाजार में सड़क पर जल जमाव को लेकर स्थानीय लोगों जनप्रतिनिधि ने विरोध स्वरूप सड़क पर ही धान की रोपनी किया और अपना विरोध दर्ज किया। इन लोगों का कहना है कि पिछले कई सालों से अधिकारियों से गुहार लगाने के बावजूद जल जमाव की समस्या का निराकरण नहीं हुआ। साथ ही सड़क भी जर्जर है। थोड़ा बहुत बरसात के बाद सड़क पर घुटने पर पानी लग जाता है। ऐसे में आम राहगीरों को चलना दूभर हो जाता है। एशिया का सबसे बड़ा शिक्षा समूह श्री चैतन्य इन्फिनिटी लर्न भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाला एडटेक कंपनी है, जिसने पटना के छात्रों के लिए द नॉलेज हब लाया है, जिसे छात्रों के प्रदर्शन के उच्च स्तर को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। देश के शीर्ष प्रतियोगी परीक्षा जैसे नीट और जेईई को पास करने के लिए नॉलेज हब लाती है। अध्यक्ष व सीईओ उज्ज्वल सिंह ने कहा है कि हम सस्ती शिक्षा प्रदान करके लाखों शिक्षार्थी के सपने को पूरा करने में सक्षम हैं। साउथ में इतने बड़े ऑपरेशन है, 50,000 लोग काम करते हैं हमारे साथ, तो एक पूरा फैकल्टी ट्रेनिंग डिवीजन है, वहाँ पे फैकल्टी आते ही रहते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती रहती है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम वहीं से जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के जो फैकल्टी है उस पर ज़्यादा भरोसा करें। बट अगर लोकली भी कोई बहुत अच्छा होगा तो हम ज़रूर लेना चाहेंगे, लेकिन हम हमारे यहाँ ना सिस्टम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट।
जो हमारा पढ़ाने का तरीका है, जो सिस्टम है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए आप कभी भी नहीं देखेंगे कि हमारे पोस्टर्स में फैकल्टी का नाम या ऐसा कुछ होगा। हमारे पोस्टर्स में अधिकतर बच्चे ही होते हैं, जो बच्चे सक्सेसफुल बच्चे हैं उनका नाम ही होता है। और हम यूजुअली फैकल्टी, अच्छी फैकल्टी के साथ काम करते हैं। हम गुड टीचिंग पे बहुत काम करते हैं, उस पर हमारा मेजर फोकस है। बिहार लोक सेवा आयोग के 66वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। कुल 685 अभ्यर्थी अंतिम रूप से सफल घोषित किए गए हैं। तो वही परफेक्शन IAS में बीपीएससी के 131 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जिसमें टॉप 100 में 22 अभ्यर्थी शामिल है। परफेक्शन IAS के निदेशक चंदन प्रिय ने बताया कि बीपीएससी 66वीं में छात्र का बेहतर प्रदर्शन रहा। परफेक्शन IAS के मार्गदर्शन में 131 अभ्यर्थी ने सफलता हासिल किया। तो वहीं आगे की योजना को लेकर के भी निदेशक ने मीडिया के सामने अपनी बातों को रखा। धन्यवाद। इस बार बीपीएससी 66 का रिजल्ट जो अभी तुरंत प्रकाशित हुआ है, इसमें हमारे कुल 131 बच्चे, 131 स्टूडेंट्स का टोटल सिलेक्शन हुआ है। और इसमें ये काफ़ी एक हर्ष की बात है कि हमारी टीम ने काफ़ी बेहतर प्रयास किया और आगे भी हम लोग इसी तरीके से लगे हुए हैं और इसी तरीके से आगे भी बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। निरंतर अगर आप देखेंगे तो हमारा ग्राफ निरंतर बढ़ता जा रहा है। हमने लगातार इसमें बेहतर किया है। पहले जो अगर परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो इस बार भी काफ़ी बेहतर हमने प्रयास किया है। अगर मैं आगे की योजनाओं के बारे में बताऊं तो जो पहले तो 2 बातें मैं कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों का जो बच्चे सफल हुए उनको हार्दिक अभिनंदन, काफ़ी उन्होंने बेहतर प्रयास किया है। लेकिन जो असफल हुए हैं उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वो दुगुना उत्साह के साथ दोबारा लगें, दुगुने जोश के साथ लगें और निश्चित रूप से अगली बार और बेहतर सफलता को अर्जित करें, ऐसी मेरी शुभकामना है उन सभी के साथ। कितने छात्रों ने सफलता प्राप्त की है? टोटल पिछले साल की अपेक्षा क्या बढ़ोतरी है? टोटल अगर आप देखेंगे तो टोटल 685 सीट्स था, जिसमें से हमारे यहाँ से 131 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। और संभावना ये है कि आगे अगर आप देखेंगे परसेंटेज के हिसाब से तो लगभग 18% से ज़्यादा हमारे यहाँ का रिज़ल्ट है, जो कि एक काफ़ी अच्छा नंबर है। तो ये है हमारे यहाँ। और नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो योजनाओं के अंतर्गत हम लोग मेंस की, आप लोग को मैंने पहले बताया था कि मेंस के आंसर राइटिंग के लिए, क्योंकि इस पूरे प्रिपरेशन में मेंस काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तो मेंस के लिए हम लोग काफ़ी कुछ कर रहे हैं। और अभी थोड़े दिन के बाद हम एक ऐसी ही चीज़ों को लेकर आएंगे, मेंस के लिए पॉइंटर्स, मेंस के लिए बच्चों स्टूडेंट्स के लिए पॉइंट्स, ऐसा मैगजीन एक लेकर आ रहे हैं उसकी सारे बच्चों के लिए। और निश्चित रूप से उनको अपने उत्तर को सुदृढ़ करने में, उत्तर को इनरिच करने में मदद मिलेगी। मेरा नाम चंदन प्रिय हो और मैं परफेक्शन IAS में डायरेक्टर। खबर रोहतास के तिलौथी से है, जहां किसी सरकारी विद्यालय की बात आती है तो आपके जेहन में खंडहरनुमा, टूटा फूटा, जर्जर सा विद्यालय की छवि सामने आती होगी। लेकिन हम आपको लेकर चलते हैं रोहतास जिला के एक ऐसे विद्यालय में जहां प्रवेश करते ही आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी विश्वविद्यालय या फिर कोई बहुत बड़ा निजी विद्यालय के परिसर में प्रवेश कर रहे हैं। संस्कृत के शिक्षक नहीं होने के बावजूद यहाँ के बच्चे गीता, उपनिषद और वेदों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसा ही एक विद्यालय रोहतास जिले के तिलौथी में है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इतने सुदूर क्षेत्र में चल रहे विद्यालय में आप आए हैं इस चीज़ की जानकारी लेने। हमने जो विद्यालय में चौमुखी विकास किया है उसमें मेरी पूरी विद्यालय प्रबंधन जो कमेटी के सदस्य हैं, मेंबर हैं, सारे शिक्षक हैं, उन सारे लोगों की अहम भूमिका है और सारे लोग डिवोटी होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। जिन भी शिक्षकों की जिम्मेदारी दी जाती है वो 100% अपने जिम्मेदारी को मैंने ससमय निभाते हैं। और जो विकास हमने किया है इसमें विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति के जो चेयरमैन रहे हैं उनका भी काफ़ी योगदान रहा है। और क्या क्या है, जैसे गार्डनिंग वगैरह है आपके यहाँ? हमारे यहाँ पूरे एजुकेशन के सर्वांगीण विकास हेतु मैंने इस तरह का कार्य किया है। इसमें मेरे यहाँ गार्डनिंग पूरी सुदृढ़ व्यवस्था में मिलेगी, मेरे यहाँ लैब और लाइब्रेरी पूरी सुदृढ़ व्यवस्था में मिलेगी। मेरे यहाँ जिला का पहला विद्यालय है जहाँ डबल स्मार्ट क्लास है। मैं बच्चों को नियमित तौर पे स्मार्ट क्लास की सुविधा दिलाता हूँ और नियमित तौर पे क्लास चलते रहता है। देख रहे हैं कि वेद और संस्कृत वगैरह की पढ़ाई होती है? निश्चित तौर पे मेरे यहाँ संस्कृत के कोई रेगुलर टीचर नहीं है,
तो मैं प्राइवेट रूप में अपने बाहर से शिक्षकों को रखकर मैं बच्चों को एजुकेशन दिलवाता हूँ, ताकि मेरे यहाँ के बच्चों को संस्कृत की पढ़ाई सफ़र ना कर पाए। फिलहाल आज के खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह की उनकी पार्टी ने गंभीर आरोप लगाते हुए नोटिस भेजा है। आरसीपी सिंह पर आरोप लगा है कि जदयू में रहते उन्होंने अकूत संपत्ति बनाई। जदयू ने आरसीपी सिंह को इस मामले में नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के द्वारा भेजे गए पत्र नोटिस में पूछा गया कि नालंदा जिले के 2 साथियों का साक्ष्य के साथ परिवाद प्राप्त हुआ है, जिसमें यह उल्लेख है कि अब तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार आपके एवं आपके परिवार के नाम से साल 2013 से 2022 तक अकूत अचल संपत्ति निबंधित की गई है। चिट्ठी में लिखा गया है कि कई प्रकार की अनियमितता दृष्टिगोचर होती है। जदयू ने आरसीपी सिंह से पूछा है कि आप इस बात से अवगत है कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस पर काम करते हैं और इतने लंबे सार्वजनिक जीवन के बावजूद नेता पर कभी कोई दाग नहीं लगा है, ना ही उन्होंने कोई संपत्ति बनाई है। इसलिए निर्देशानुसार पार्टी आपसे अपेक्षा करती है कि परिवाद के बिंदुओं पर बिंदुवार अपनी राय से पार्टी को तत्काल अवगत कराएं। तो सर आपका गांव और नीतीश कुमार का गांव एक ही जिले में है, तो क्या नीतीश जी के आप जनाधार को? देखिए, हमारा गांव जहाँ है मैं वहीं पैदा लिया हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का वो गांव है, लेकिन वो पैदा लिए हैं बख्तियारपुर, इसलिए हमारे उनमें फर्क नहीं। मतलब अधिकार आपका ज्यादा है? अधिकार की बात नहीं है जी, मैंने कहा ना कि मेरा तो घर ही है, मैंने पैदा लिया, ये मैं बता रहा हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी का पैतृक गांव है कल्याण, लेकिन उनका पैदा हुए हैं बख्तियारपुर में। सर मीडिया में ऐसी भी बातें आ रही है कि आरसीपी जी को हाशिए पे रखा जा रहा है या उन पे कोई एक्शन लिया जाएगा। तो मैं जी क्या हाशिए पर? पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की मुसीबत एक बार फिर से बढ़ गई है। इस बार किसी और ने नहीं बल्कि जदयू ने ही उनकी परेशानी बढ़ा दी है। पार्टी ने आरसीपी सिंह पर अकूत संपत्ति बनाने का आरोप लगाते हुए उन्हें शोकॉज नोटिस भेजा है, जिसे लेकर अब अलग अलग राजनीतिक पार्टियां उनकी प्रतिक्रिया देने लगे हैं। कांग्रेस से लेकर के आरजेडी नेता तक जदयू को घेरे में लेने लगे। भारत सरकार के पूर्व इस्पात मंत्री, जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व सांसद आरसीपी सिन्हा जी के कारनामे खुल करके सामने आए। हिंदी अखबार के आज सुर्खियां उनके नाम रही। पत्नी पुत्री स्वयं कई प्लॉटें अस्थामा इस्लामपुर के इलाका में, नालंदा के इलाका में खुल करके आई है, और किस तरह से गिफ्ट लिया गया है और किस तरह से फिर लिखाया गया और किस तरह से बेचा गया है, उसकी पूरी कहानी भी उसमें दर्ज है। आरसीपी सिन्हा जी के संदर्भ में बिहार के वासियों को भले ही लग रहा होगा, लेकिन राजद इस बात को लगातार कहता रहा कि अपने रसूख का इस्तेमाल करके आरसीपी सिन्हा बिहार में टैक्सों की राही दोनों हाथ से कर रहे हैं। और इनके इर्द गिर्द रहने वाले 2-4 लोग, जो लोग इनको सहयोग कर रहे थे, 1-2 तो नालंदा से ही वास्ता रखते हैं, उन तक भी अगर जांच की लपटे जाएगी तो और चीजें खुल करके सामने आएगी। अभी तो सिर्फ नालंदा की प्लॉट की बात हो रही है, पटना से संपतचक्का इलाका, न जाने कहां कहां और इलाका है जिन इलाकों में उन्होंने लिया है जमीनें, नालंदा कॉलोनी की तरफ लिया है। हमें तो कहां पता, जानकारी सब खुल करके आएगी जब जांच की पूरी सामने आएगी खुल करके दस्तावेज। तो प्रथम में जो आया है निश्चित तौर पर चौंकाने वाला है। आदरणीय आरसीपी सिंह जी पर जो आरोप लगे हैं ये जांच का विषय है और उनका जवाब का भी इंतजार करना चाहिए। और ये जनता दल यूनाइटेड का अंदर का मामला है, ये उनके दल के बड़े नेता और उनके अंदर का ये विषय है, उस पर हम लोग को बोलना उचित नहीं है। लेकिन आरोप लगाना और आरोप जिस पर लगा है उसका जवाब सुनना ये भी जरूरी है। और उसके बाद जिस दल के ये विषय है उस दल का ये मामला है, उस दल के अध्यक्ष का, उस दल के सर्वोपरि नेता का बात को सुनना चाहिए और उनका निर्णय ही सर्वोपरि है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीतनाथ तिवारी ने कहा है कि जदयू के किसी भी नेता के संपत्ति की जांच करा लीजिए। पिछले 15 से 16 सालों में सबने अकूत संपत्ति बनाई है। आरसीपी सिंह के संपत्ति का खुलासा तो हो गया, अब उनकी बेटी लिपि सिंह के संपत्ति की जांच की जाए। उन्होंने इतना तक कह दिया कि किसी में अगर हिम्मत है तो एक बार नीतीश कुमार के
संपत्ति की जांच करा ले, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जदयू के किसी भी नेता की संपत्ति की जांच करवा लीजिए। पिछले 15-16 वर्षों में सबने अकूत संपत्ति इकट्ठा की और सबने भ्रष्टाचार के जरिए ही वो संपत्ति इकट्ठा की है। भाई जदयू के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की तो पोल खुल गई कि किस तरह से अवैध कमाई आरसीपी सिंह ने की है। आरसीपी सिंह के साथ उनकी बेटी की भी संपत्ति की जांच करवाइए, और भी चीजें खुलेंगी। एक बार कोई हिम्मत करके जरा नीतीश जी की संपत्ति की भी जांच करवा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सब के सब भ्रष्ट हैं। बड़ी खबर पटना के मनेर से है, जहां रामपुर पतीला घाट के समीप नाव पर हुए सिलेंडर ब्लास्ट में खाना बना रहे 4 मजदूरों की झुलसकर मौत हो गई, जबकि इस घटना में दर्जन भर लोग घायल हो गए हैं। मृतक में रंजन पासवान, दशरथ पासवान, ओम प्रकाश राय जो नाव के मालिक है, के अलावा कन्हाई बिंद है, सभी की जलकर मौत हो गई। मृतक में रंजन पासवान, दशरथ पासवान, ओम प्रकाश राय हल्दी छपरा मनेर के रहने वाले हैं। मौत की सूचना के बाद स्थानीय मनेर थाने की पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और मामले की तफ्तीश कर रही। बताया जाता है कि अवैध बालू लेकर जा रहे नाव पर लगभग 20 मजदूर सवार थे, जिसमें 4 मजदूर झोपड़ी में खाना बना रहे थे। उसी दौरान गैस रिसाव हुआ और उसमें आग लग गई। सभी मजदूर सोन नदी से अवैध बालू लेकर सोनपुर के सारण की तरफ जा रहे थे, तभी यह ब्लास्ट हुआ। बिहार के वैशाली जिले के देसरी में 2 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि 2 लोगों की मौत शराब पीने से हुई है, जबकि इस संबंध में परिवार के लोग कुछ भी नहीं बता रहे हैं। मृतक में वैशाली जिले के देसरी थाना अंतर्गत मुराबतपुर गांव निवासी सुनील चौधरी एवं महुआ थाना क्षेत्र के भदवास गांव निवासी विकास चौधरी है। पटना के बैरिया में पिछले 13 सालों से 12 लाख मीट्रिक टन कचरा जमा है। इसका निपटारा मई महीने तक करना था, लेकिन अब तक नहीं हो सका। राजधानी के घरों से निकलने वाला कचरा का नहीं हो रहा प्रोसेसिंग। योजना तो कई बार बनी, लेकिन राशि के अभाव में सब अधूरा रह गया, जिससे बैरिया में हर दिन कचरे का पहाड़ ऊंचा होता जा रहा है। तो लगातार जो आपके घर से कचरा निकलते हैं, उसको देखकर आप यही अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे जो घर से कचरा निकला है वो पटना के दूर दराज कहीं और जाकर फेंका गया। पर आपको बता दें कि अब पटना का बैरिया का जगह है जहाँ पे आपके घरों से कचरा निकाला जाता है और यहाँ पे लाकर गिराया जाता है। ये कचरा इतना ज़्यादा हो चुका है कि इस पर लगातार जेसीबी चलाया जा रहा है। और एक बड़ी बात कि लगातार जो बिहार सरकार है उसका कहना था कि हम कई इस कचरे का निष्पादन करेंगे, कई इस कचरे का उपयोग करेंगे, पर ये बैरिया में कचरा गिराया जाता है और ये अब धीरे धीरे कचरों का पहाड़ बनता दिख रहा है। आपको बता दें कि जो बस स्टैंड के ठीक बगल में कचरा गिराया जा रहा है, यहाँ पे ही लगातार जो नगर निगम की गाड़ी है वो लाकर कचरा गिरा रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि जो नगर निगम की गाड़ी है जो आपके घरों से गीला कचरा अलग सूखा अलग उठाने की बात करती है, पर यहाँ पे लाकर सारा कचरा एक जगह गिरा देती है। प्लस न्यूज के लिए मैं प्रेमराज, पटना। खबर सासाराम से है, जहां आगामी 13 अगस्त को सिविल कोर्ट में लगने वाली लोक अदालत को लेकर के विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव छेदीराम ने पीएलबी के साथ बैठक किया। इस दौरान राष्ट्रीय लोक अदालत एवं हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर के भी चर्चा किया गया। विधिक सेवा प्राधिकार ने न्यायिक वॉलंटियर्स के साथ आयोजित इस बैठक में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने पर बल दिया है। साथ में मामलों के निपटारे के लिए लोगों को कैसे मोटिवेट किया जाए, इसकी भी जानकारी दी गई। पैसा का जिक्र नहीं किया, पैसा और एक समय था वहीं रोहतास के चेनारी आलमपुर बाजार में सड़क पर जल जमाव को लेकर स्थानीय लोगों जनप्रतिनिधि ने विरोध स्वरूप सड़क पर ही धान की रोपनी किया और अपना विरोध दर्ज किया। इन लोगों का कहना है कि पिछले कई सालों से अधिकारियों से गुहार लगाने के बावजूद जल जमाव की समस्या का निराकरण नहीं हुआ। साथ ही सड़क भी जर्जर है। थोड़ा बहुत बरसात के बाद सड़क पर घुटने पर पानी लग जाता है। ऐसे में आम राहगीरों को चलना दूभर हो जाता है। एशिया का सबसे बड़ा शिक्षा समूह श्री चैतन्य इन्फिनिटी लर्न भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाला एडटेक कंपनी है, जिसने पटना के छात्रों के लिए द नॉलेज हब लाया है, जिसे छात्रों के प्रदर्शन के उच्च स्तर को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। देश के शीर्ष प्रतियोगी परीक्षा जैसे नीट और जेईई को पास करने के लिए नॉलेज हब लाती है। अध्यक्ष व सीईओ उज्ज्वल सिंह ने कहा है कि हम सस्ती शिक्षा प्रदान करके लाखों शिक्षार्थी के सपने को पूरा करने में सक्षम हैं। साउथ में इतने बड़े ऑपरेशन है, 50,000 लोग काम करते हैं हमारे साथ, तो एक पूरा फैकल्टी ट्रेनिंग डिवीजन है, वहाँ पे फैकल्टी आते ही रहते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती रहती है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम वहीं से जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के जो फैकल्टी है उस पर ज़्यादा भरोसा करें। बट अगर लोकली भी कोई बहुत अच्छा होगा तो हम जरूर लेना चाहेंगे, लेकिन हम हमारे यहाँ ना सिस्टम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट।
जो हमारा पढ़ाने का तरीका है, जो सिस्टम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप कभी भी नहीं देखेंगे कि हमारे पोस्टर्स में फैकल्टी का नाम या ऐसा कुछ होगा। हमारे पोस्टर्स में अधिकतर बच्चे ही होते हैं, जो बच्चे सक्सेसफुल बच्चे हैं उनका नाम ही होता है। और हम यूजुअली फैकल्टी, अच्छी फैकल्टी के साथ काम करते हैं। हम गुड टीचिंग पे बहुत काम करते हैं, उस पर हमारा मेजर फोकस है। And also when बिहार लोक सेवा आयोग के 66वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। कुल 685 अभ्यर्थी अंतिम रूप से सफल घोषित किए गए हैं। तो वही परफेक्शन IAS में बीपीएससी के 131 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जिसमें टॉप 100 में 22 अभ्यर्थी शामिल है। परफेक्शन IAS के निदेशक चंदन प्रिय ने बताया कि बीपीएससी 66वीं में छात्र का बेहतर प्रदर्शन रहा। परफेक्शन IAS के मार्गदर्शन में 131 अभ्यर्थी ने सफलता हासिल किया। तो वहीं आगे की योजना को लेकर के भी निदेशक ने मीडिया के सामने अपनी बातों को रखा। धन्यवाद। इस बार बीपीएससी 66 का रिजल्ट जो अभी तुरंत प्रकाशित हुआ है, इसमें हमारे कुल 131 बच्चे, 131 स्टूडेंट्स का टोटल सिलेक्शन हुआ है। और इसमें ये काफ़ी एक हर्ष की बात है कि हमारी टीम ने काफ़ी बेहतर प्रयास किया और आगे भी हम लोग इसी तरीके से लगे हुए हैं और इसी तरीके से आगे भी बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। निरंतर अगर आप देखेंगे तो हमारा ग्राफ निरंतर बढ़ता जा रहा है। हमने लगातार इसमें बेहतर किया है। पहले जो अगर परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो इस बार भी काफ़ी बेहतर हमने प्रयास किया है। अगर मैं आगे की योजनाओं के बारे में बताऊं तो जो पहले तो 2 बातें मैं कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों का जो बच्चे सफल हुए उनको हार्दिक अभिनंदन, काफ़ी उन्होंने बेहतर प्रयास किया है। लेकिन जो असफल हुए हैं उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वो दुगुना उत्साह के साथ दोबारा लगें, दुगने जोश के साथ लगें और निश्चित रूप से अगली बार और बेहतर सफलता को अर्जित करें, ऐसी मेरी शुभकामना है उन सभी के साथ। कितने छात्रों ने सफलता प्राप्त किए हैं? टोटल पिछले साल की अपेक्षा क्या बढ़ोतरी है? टोटल अगर आप देखेंगे तो टोटल 685 सीट्स था, जिसमें से हमारे यहाँ से 131 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। और संभावना ये है कि आगे अगर आप देखेंगे परसेंटेज के हिसाब से तो लगभग 18% से ज़्यादा हमारे यहाँ का रिज़ल्ट है, जो कि एक काफ़ी अच्छा नंबर है। तो ये है हमारे। और नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो योजनाओं के अंतर्गत हम लोग मेंस की, आप लोग को मैंने पहले बताया था कि मेंस के आंसर राइटिंग के लिए, क्योंकि इस पूरे प्रिपरेशन में मेंस काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तो मेंस के लिए हम लोग काफ़ी कुछ कर रहे हैं। और अभी थोड़े दिन के बाद हम एक ऐसी ही चीज़ों को लेकर आएंगे, मेंस के लिए पॉइंटर्स, मेंस के लिए बच्चों स्टूडेंट्स के लिए पॉइंट्स, ऐसा मैगजीन एक लेकर आ रहे हैं उसकी सारे बच्चों के लिए। और निश्चित रूप से उनको अपने उत्तर को सुदृढ़ करने में, उत्तर को इनरिच करने में मदद मिलेगी। मेरा नाम चंदन प्रिय हुआ और मैं परफेक्शन IAS में डायरेक्टर। खबर रोहतास के तिलौथी से है, जहां किसी सरकारी विद्यालय की बात आती है तो आपके जेहन में खंडहरनुमा, टूटा फूटा, जर्जर सा विद्यालय की छवि सामने आती होगी। लेकिन हम आपको लेकर चलते हैं रोहतास जिला के एक ऐसे विद्यालय में जहां प्रवेश करते ही आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी विश्वविद्यालय या फिर कोई बहुत बड़ा निजी विद्यालय के परिसर में प्रवेश कर रहे हैं। संस्कृत के शिक्षक नहीं होने के बावजूद यहाँ के बच्चे गीता, उपनिषद और वेदों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसा ही एक विद्यालय रोहतास जिले के तिलौथी में है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इतने सुदूर क्षेत्र में चल रहे विद्यालय में आप आए हैं इस चीज़ की जानकारी लेने। हमने जो विद्यालय में चौमुखी विकास किया है उसमें मेरी पूरी विद्यालय प्रबंधन जो कमेटी के सदस्य हैं, मेंबर हैं, सारे शिक्षक हैं, उन सारे लोगों की अहम भूमिका है और सारे लोग डिवोटी होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। जिन भी शिक्षकों की जिम्मेदारी दी जाती है वो 100% अपने जिम्मेदारी को उन्हें ससमय निभाते हैं। और जो विकास हमने किया है इसमें विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति के जो चेयरमैन रहे हैं उनका भी काफ़ी योगदान रहा है। और क्या क्या है, जैसे गार्डनिंग वगैरह है आपके यहाँ? और हमारे यहाँ पूरे एजुकेशन के सर्वांगीण विकास हेतु मैंने इस तरह का कार्य किया है। इसमें मेरे यहाँ गार्डनिंग पूरी सुदृढ़ व्यवस्था में मिलेगी, मेरे यहाँ लैब और लाइब्रेरी पूरी सुदृढ़ व्यवस्था में मिलेगी। मेरे यहाँ जिला का पहला विद्यालय है जहाँ डबल स्मार्ट क्लास है। मैं बच्चों को नियमित तौर पे स्मार्ट क्लास की सुविधा दिलाता हूँ
और नियमित तौर पे क्लास चलते रहता है। देख रहे हैं कि वेद और संस्कृत वगैरह की पढ़ाई होती है। निश्चित तौर पे मेरे यहाँ संस्कृत के कोई रेगुलर टीचर नहीं है, तो मैं प्राइवेट रूप में अपने बाहर से शिक्षकों को रखकर मैं बच्चों को एजुकेशन दिलवाता हूँ, ताकि मेरे यहाँ के बच्चों को संस्कृत की पढ़ाई सफ़र ना कर पाए।